नमस्कार। तीसरे चरण का रन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो आज तीसरा फेज है मतदान करने का। 7 चरणों में हो रहे ये लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम है। इस चरण में 9 तो वहीं मध्य प्रदेश की 9 तो देश के 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदाता अपना फैसला सुनाने वाले हैं। इस चरण में मध्य प्रदेश से एक केंद्रीय मंत्री तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर है। तो तीसरा चरण कितना अहम, इसमें कौन है प्रत्याशी, क्या है इन सीटों के समीकरण और क्या इस बार बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज, आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अब बारी मतदाताओं की है। प्रदेश के 20,456 मतदान केंद्रों पर करीब 1,77,00,000 से ज्यादा मतदाता 127 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। शुरुआती 2 चरणों में कम मतदान को देखते हुए वोटिंग को लेकर तीसरे चरण को काफी अहम माना जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में ही चौथे चरण की 8 सीटों पर होने वाले मतदान का भी ट्रेंड साफ करेंगे। दरअसल भीषण गर्मी में मतदाताओं को बूथ तक लाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पहले 2 चरण में कम हुए मतदान ने आयोग की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते आयोग ने इस बार गर्मी के असर को कम करने बूथों पर शीतल जल, छांव के साथ ही छाछ, जलजीरा, आम का पना जैसे पेय पदार्थों का इंतजाम भी किया है, ताकि मतदाता को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक नजर तीसरे चरण में शामिल सीटों पर। तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान होगा। मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर, राजगढ़ में होगी वोटिंग। सागर, विदिशा, भोपाल, बैतूल में भी डाले जाएंगे वोट। बैतूल में पहले चरण में होना था मतदान, लेकिन वहां बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद अब तीसरे चरण में वोटिंग हो रही है। इस चरण में कुल 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें भिंड सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि बैतूल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 1,77,52,583 मतदाता अपना वोट डालेंगे। भोपाल में सबसे ज्यादा 23,19,000 मतदाता हैं, तो भोपाल में ही सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि गुना से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पे लगी हुई है। ज्यादातर सीटों पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन मुरैना और भिंड में बीएसपी कैंडिडेट्स की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आइए एक नजर 9 सीटों के चुनावी चेहरों पर। मुरैना में भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर हैं, तो कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार प्रत्याशी बनाए गए हैं। बात ग्वालियर सीट की करें तो यहां से भाजपा ने भारत सिंह कुशवाहा को, कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। गुना सीट पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है, तो कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव को मौका दिया है। सागर में लता वानखेड़े भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभान सिंह बुंदेला हैं। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया। भोपाल में आलोक शर्मा भाजपा से उम्मीदवार हैं, तो अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं राजगढ़ की बात करें तो रोडमल नागर यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बैतूल में 2019 की ही तर्ज पर दुर्गादास उइके भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने रामू टेकाम को मौका दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि 2019 में कितने प्रतिशत वोट पड़े थे। मुरैना में 61.89% वोटिंग हुई थी। भिंड में 54.42% मतदान हुआ था। ग्वालियर में 59.78%, गुना में 70.32%, सागर में 65.51%, विदिशा में 71.79%, भोपाल में 65.70%, राजगढ़ में 74.39% और बैतूल में 78.15% वोट डाले गए थे। तो अब देखना है कि क्या इस बार इन सीटों पर पिछली बार जितना भी मतदान होगा या आंकड़ा कुछ कम तो नहीं रह जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने मतदान बढ़ाने के लिए पूरे जतन किए हैं। अब देखना है कि अपना सांसद चुनने के लिए इस बार कितने मतदाता घरों से निकलते हैं। डीएनएन न्यूज के लिए भोपाल से रवि अवस्थी की रिपोर्ट।
तो बिल्कुल पहले और दूसरे चरण की बात की जाए तो मतदान के बाद आज तीसरे चरण में भी लोगों का उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। अभी तक 15% वोटिंग हो चुकी है। ताजा अपडेट है, मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं, जिसमें बुजुर्ग, युवा और महिलाएं बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए पैनल पर आज स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस से रवि परमार जी, पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी और राजपाल सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है तीसरे चरण के इस रन में। रवि अवस्थी जी, क्या कहता है ये तीसरे चरण का रन? देखिए, हालांकि सूरज के तेवर तो तीखे हैं और बावजूद इसके मतदाता घर से निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और देखा जाए तो अभी तक जो 10 साढ़े 10 बजे तक देखिए 10 से 15% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और उम्मीद की जा रही चाहिए कि शाम तक ये रेसो बढ़ेगा। खास करके देखिए, चूंकि ये जो 9 सीटें हैं इसमें कई दिग्गज जो है उनकी साख दांव पर लगी हुई है और उनके चलते कहीं ना कहीं देखिए मतदाता में भी एक रुझान बढ़ा है और प्रचार पर भी काफ़ी जोर शोर से हुआ। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर मतदाता माना जा रहा है कि इस बार घर से निकलेंगे और वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे। और ख़ास करके देखिए, जहाँ तक बात है तो अब इस बार तो मई के महीने में दोनों ही तिथियों में ना 7 को ना आज ना 13 को जो है कोई शादी की तिथि भी नहीं है, लग्न भी नहीं है, जबकि अप्रैल में तो दोनों तिथियों में शादियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हुई हैं। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं पिछली बार जो है देखा गया कि मतदान 7.5% पहले दौर में और दूसरे दौर में लगभग 9% मतदान कम हुआ था। लेकिन अब जो इसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी और यहाँ तक कि देखिए सामाजिक संगठन भी आगे आए इस दिशा में लोगों को प्रेरित करने के लिए भाई मतदान कितना ज़रूरी है, तो पहले अपने मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि देश की एक अच्छी सरकार मिले, स्थायी सरकार मिले, मजबूत सरकार मिले, देश को बढ़िया नेतृत्व मिले, इसके लिए निश्चित तौर पर मतदाताओं को प्रेरित करने का काम समन्वित प्रयास हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए रम की मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पिछली बार देखिए करीब 71% मतदान हुआ था 2019 में इन 9 सीटों पर और संभावना यही है कि लगभग उतना ही 70% 75% के आसपास मतदान पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। रवि परमार जी, आप कैसे देखते हैं इस सत्ता के तीसरे चरण को? क्योंकि क्या लगता है आपको, दोनों ही प्रमुख दल जो है भाजपा कांग्रेस, अगर इसकी बात की जाए तो आपने भी अपनी तैयारी की होगी, भाजपा ने भी अपनी तैयारी की वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अभी तक भाग नहीं लिया है वो घर से निकलकर अपना मतदान करें, क्योंकि अपने अधिकार का उपयोग करेंगे जब भी आप एक सशक्त और एक अपने हिसाब से सरकार चुनने पाएंगे। वहीं मैं बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और उनमें 1,77,00,000 मतदाता मतदान करेगा। जिस तरह से बात आती है रणनीति की, तो कांग्रेस पूरी तरह से अपनी रणनीति के साथ में मैदान में है और कांग्रेस ने मतदाताओं के बीच में उनके जनहितैषी मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कार्य किया और जनता को सभी मुद्दों से अवगत भी कराया और निश्चित तौर पर जनता और मतदाता कांग्रेस के साथ में। और कांग्रेस की जिस तरह से बात की जाए तो आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2014 के पहले, उनमें से कौन सा वादा पूरा करा? अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने 10 सालों में जो किया वो बताइए, आप किसी को गलत या सही मत बताइए। कौन झूठ बोला ये तो देश की जनता देख रही है। आपने 2014 के पहले कितना झूठ बोला था, 2019 में कितना झूठ बोला था और अब कितना झूठ बोलेंगे? वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार मंचों से झूठ बोलते आ रहे हैं। अभी वो राजगढ़ में आए थे, एक सभा करके गए और उन्होंने इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है कि दिग्विजय सिंह का तो जनाजा निकलने वाला है। तो ये तो राजगढ़ की जनता बताएगी ना कि जनाजा किसका निकलेगा। मतदान के बाद अमित शाह जी आप देखिएगा, जनाजा जनता भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकालेगी, ना कि दिग्विजय सिंह जी का। और आपको इस मर्यादा का, अपनी मर्यादा के, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक झूठ बोलते आ रहे हैं, जनता को गुमराह करते आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कई लोकसभा क्षेत्रों में बूथों पर जनता विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रहे हैं? कई जगहों पर सड़क नहीं है, कई जगहों पर नहर नहीं है, पानी नहीं है, कई जगहों पर बिजली नहीं है। तो भिंड, मुरैना, आप देखिए सागर,
देवघर, राजगढ़, इन जगहों पर, इन लोकसभा सीटों पर कई बूथों पर विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही। तो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब दावा करते थे कि हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, लेकिन आज वो 370 वोट क्या, एक वोट नहीं बढ़ रहा है इनका, और कम होते जा रहे हैं। तो इनके 370 वोट बढ़ेंगे नहीं, 370 वोट कम होंगे बूथों पर। और इस भारतीय जनता पार्टी को इस बार समझ में आ जाएगा कि आपने जो देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जो किसानों पर अत्याचार किए, जो युवाओं के साथ आपने धोखाधड़ी की है, युवाओं के साथ छलावा किया है, छात्रों के भविष्य चौपट किए हैं, करोड़ों युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया, तो उसका जवाब आपको इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। चले रवि जी, ये तो बात हुई अत्याचारों की, ये तो बात हुई यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला चलता रहेगा। शब्दों का जिक्र आपने किया अभी, जिस तरीके से अमित शाह के शब्दों का जिक्र आपने किया, राज्यपाल जी क्या जवाब देना चाहेंगे? शब्दों का जिक्र कर रहे हैं रवि परमार जी। राज्यपाल जी, आपसे सवाल है मेरा। परमार जी की पार्टी कंफ्यूजन से गुजर रही है। वो ये तय नहीं कर पा रहा है, उनका जो घमंडिया गठबंधन है कि उनका कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। वो देश को क्या देंगे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। मोदी ने क्या दिया और क्या नहीं दिया इस पर वो बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उनको करना चाहिए क्योंकि विपक्ष में है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश को सशक्त सरकार देने का काम, राष्ट्रवादी सरकार देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसी वजह से जो पार्टी की स्थापना के समय जो हमने संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को जब हम सत्ता में आते हैं तो सिद्ध करते हैं, पूरे करते हैं। जिस प्रकार से हमने उस समय कहा था कि राम मंदिर बनाने की बात, हमने राम मंदिर बनाने का काम किया। हमने 370 हटाने की बात कही थी, 370 हटाने की बात कही। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लागू करने का हमने संकल्प पत्र में घोषणा किया है कि 2024 के चुनाव के बाद हम उसको लागू करेंगे। असम में हम लागू कर चुके हैं, वहाँ उसका ट्रायल चल रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमने कहा, जो हमने 1980 में पार्टी की स्थापना के समय जो संकल्प लिए, उन संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। इसी वजह से कथनी और करनी के अंतर नहीं होने की वजह से देश की जनता ने हम पे विश्वास किया। इसी वजह से आज देश के अंदर 2 बार से लगातार हमारी सरकारें और देश के कई राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वो इसी वजह से है कि देश ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। देश ने मोदी जैसे सशक्त नेता के ऊपर अपना भरोसा दिखाने का काम किया। देश की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार करने का काम किया। अब कांग्रेस करती रहेगी विलाप, वो उनके हिसाब से अपने आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, पर वास्तविक में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण के तहत आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का हमने प्रयास किया। पिछले दिनों मोदी जी ने एक भाषण में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये देश में कोई जब कांग्रेस जहां एक तरफ जातिगत जनगणना कांग्रेस जहां जातिगत जनगणना की बात करती है, उस समय से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि देश को जातियों में बांटने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ज्ञान की बात कही। ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान और एम से नारी महिला सशक्तिकरण के तहत महिला। ये जो 4 कैटेगरी है, इन 4 जातियों को उन्होंने विकास का एजेंडे में इन 4 जातियों को महत्व दिया। किसी प्रकार की कोई योजना में हमने कोई तुष्टिकरण की बात नहीं कही, हमने संतुष्टिकरण की बात कही। और एक तरफ कांग्रेस है जिसने जीवन पर्यंत उसकी जब सरकारें रही तुष्टिकरण की बात कही। मुझे याद है 70 कमेटी की रिपोर्ट 2005 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और 4 कमेटी की रिपोर्ट कि देश के संसाधनों के ऊपर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। फिर अभी वो दल के सेन पेट्रोदा और राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो विरासत टैक्स लगाया जाएगा। विरासत टैक्स का मतलब आपको समझ में आता है? मेरे पिताजी ने जीवन भर अगर कुछ इकट्ठा किया वो मेरे को मिलना चाहिए, मेरे भाई को मिलना चाहिए। पर इसका विरासत टैक्स का एक लागू होता तो वो ये कहेगा कि वह जो है आधा मेरे गांव में रहने वाला अब्दुल भाई। वही बात आ गई फिर शब्दों पे, बयानबाजियों पे, वहीं से शुरुआत हुई और वहीं पे। राज्यपाल जी एक कमेंट रवि अवस्थी जी से लेना चाहूंगी। हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं, राज्यपाल जी प्रधानमंत्री आवास बना के देते हैं तो अल्पसंख्यक, अरे सुन भी लीजिए राज्यपाल जी, एक कमेंट रवि अवस्थी जी से लेना चाहूंगी। रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से अभी शब्दों की बात हो रही थी, बयानबाजियों की बात हो रही थी, तो क्या
ये उन्हीं का नतीजा है जो पहले और दूसरे चरण में हमने परसेंटेज देखा, वोटिंग परसेंटेज, तीसरे चरण में भी क्या इसी की झलक नजर आने वाली है? देखिए इरम, पहले और दूसरे से तीसरे का कंपैरिजन मेरा मानना ये है कि चूंकि पिछले महीने काफ़ी व्यस्तताएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाता की रही, गेहूं उपार्जन का काम भी बड़े पैमाने पर चला, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स किसान भी हुए हैं और शादियों का सीजन भी अभी नहीं है मई के महीने में। चूँकि मई में अभी तो तीसरा ही चरण है, अभी तो 256 सीटों के लिए तो मतदान इसी महीने में होना है, फिर 1 जून को जो बची हुई 83 सीटें उनके लिए होगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि मतदान जिस तरीके से प्रयास हुए हैं उन प्रयासों को देखते हुए मुझे लगता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए 5 साल में एक बार मतदाता को ये मौका मिलता है, और अगर ये मौका, देखिए पानी, नाली, सड़क, बिजली ये स्थानीय समस्या है और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, ये देश का चुनाव है, आप देश की सरकार चुन रहे हैं, इसलिए सड़क, बिजली या नाली की समस्या के लिए आप स्थानीय पार्षद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, स्थानीय विधायक को कर सकते हैं, लेकिन सांसद का दायरा बड़ा होता है। एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें अंतर मतदाताओं को भी करना चाहिए कि हम जिसका चयन करने जा रहे हैं वो चुनाव है किसका, वो सांसद का चुनाव है। सांसद जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो आपके क्षेत्र का देश में प्रतिनिधित्व करता है, संसद में प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मतदाताओं को ये छुटपुट समस्याओं को लेकर विरोध करें, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि के सामने करें, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो उसने आपसे वोट मांगे, वो पार्षद है, वो महापौर या नगर पंचायत का जो भी अध्यक्ष है। लेकिन इस छोटी समस्या के लिए मतदान का बहिष्कार करना मुझे नहीं लगता कि कहीं उचित है, क्योंकि आप सांसद चुनने जा रहे हैं, एक देश की सरकार, एक देश के एक तरीके से मुखिया को चुनने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे लगता है रम की तमाम बातें मतदाता बेहतर तरीके से जानता है और वो बढ़ चढ़ कर वोट करेगा, उम्मीद करना चाहिए। चूँकि गर्मी का मौसम है, लेकिन देखिए आप लोकसभा चुनाव तो हर साल हर बार जो है गर्मियों में ही होते रहे हैं, खास करके 90 के दशक के बाद ये पैटर्न बदला है, इससे पहले जरूर मई, अक्टूबर, नवंबर में हुआ करते थे। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा, मतलब जो मसौदा तैयार करा है, जो ड्राफ्ट कमेटी का जो ड्राफ्ट आया, उसमें तो यही है कि एक बार एक साथ एक चुनाव, सभी चुनाव एक साथ होंगे और फिर हो सकता है कि फिर वो सीजन भी बदल जाए अगली बार से। लेकिन इस बार तो चूंकि अभी मई का महीना है, गर्मी तो है, लेकिन फिर भी मतदाता घर से बाहर निकले, क्योंकि मताधिकार उनका पहला मौलिक दायित्व है और उसका निर्वहन जरूर करना चाहिए ना। बिल्कुल रवि परमार जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लगातार बीजेपी बूथ मैनेजमेंट की बात करती है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में कहीं भी दिग्गज नजर नहीं आए, क्योंकि जहां जिस तरफ एक तरफ बीजेपी का मैनेजमेंट देखते हैं और एक तरफ कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क नजर आता है। तो क्या ये इसका नजर या इसकी जो तस्वीर है वो उसकी झलक नजर आएगी इस वोटिंग परसेंटेज में? देखिए निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों की रणनीति अलग है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर कार्य करती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जताते नहीं है कि हमारे पास बूथ कमेटी है, पन्ना समिति, ये सब हमारे पास भी, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, ना कभी आंकड़े पेश किए कि हमारी इतनी बूथ कमेटी है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 370 वोट हर बूथ पे बढ़ेंगे, लेकिन वो तो कम हो रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज बात करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि महिला अपराध खत्म करेंगे, तो आज आप देख लीजिए महिला अपराध कितने बढ़ गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2014 के बाद से 2023 तक 33% महिला अपराध बढ़े देश में। तो महिला अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं लगातार। वहीं बात कर रहे थे महंगाई की, तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मतदाता और युवा सब देख रहा है और इसका जवाब निश्चित तौर पर मिलेगा। और जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गारंटियों की, तो प्रधानमंत्री जी ने कौन सी गारंटी पूरी करी? आज हम बात करते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, हमने जो वादा किया, कर्नाटक में जो वादे किए थे, जहां जहां हमारी सरकार ने जो वादे किए थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी ने का किसानों से वादा था कि आपका कर्ज माफ होगा। जितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, आप देखिए रिकॉर्ड, लाखों युवाओं का, लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो जो हमने कहा था वो हमने किया और आगे भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि झूठ बोला और हर चुनाव में एक नया मुद्दा ले आए, नई गारंटी ले आए। ये वहां बात नहीं करते जहां इनका, ये मणिपुर पे क्यों बात नहीं करते? आप कर्नाटक में देख लीजिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं वोट मांग रहे थे, उसने 3000 सीडीओ के साथ में उसका आज पूरा मामला सामने आया और उसको
फरार कर दिया देश से। तो देश में मतलब अपराध करके और भारतीय जनता पार्टी के शरण में चले जाओ तो वहां अपराधी को शरण मिलती है और अपराधी को पूरे तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि देश का गौरव खिलाड़ियों ने सड़कों पर बैठकर कई दिनों तक आमरण अनशन किया। ब्रजभूषण पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही पुलिस शासन ने कोई कार्रवाई की, और खिलाड़ी जो देश का गौरव थे खिलाड़ी उनको ही गलत ठहराते रहे लंबे समय तक। आज क्या हुआ, उनके बेटे को ब्रजभूषण के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी में 44% लोग महिला अपराध में सम्मिलित है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी महिला अपराध पे? ये बात करते थे महिलाओं की, तो आज महिला कहां सुरक्षित है देश में? आप मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में किस तरह से हालात है। 1 साल हो गया मणिपुर, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते, गृह मंत्री क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं बोलते मणिपुर पे, इनके नेता क्यों नहीं बोलते? वही बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री मोदी की अब देखिए कि 2019 से 2023 के बीच में जो लोकप्रियता कम हुई है, स्पष्ट हुआ है एनडीटीवी के सर्वे में और सीएसएसडी के सर्वे में, कि उसमें स्पष्ट हुआ कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता 24 से बढ़ के 27% हो गई है, और वही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 44% से घटकर 43% हो गई। तो कहीं ना कहीं तो राजपाल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बस धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को, रवि भाई को, कि उन्होंने भी मान लिया कि राहुल गांधी जी से कई गुना डबल से लगभग जो है लोकप्रियता में सर्वे में मोदी जी है, ये उन्होंने भी एक्सेप्ट करा, धन्यवाद उसके लिए। मैं कह रहा था कि अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब बात हो रही थी तो निश्चित तौर पर देश में आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है, और उन परिवर्तनों को करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2013 में ये बात कही थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार A to Z घोटाले में थी, उन घोटालों को भ्रष्टाचार का खत्म हुआ, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। यही प्रॉब्लम है आपकी, इसलिए आपकी लोकप्रियता घटती जा रही, सीटें घटती। नहीं, हमारी बढ़ती जा रही, आपकी जो हो रही, आपको चिंता करना चाहिए कि 2019 से 23 के बीच में मोदी जी की 1% लोकप्रियता। हम एक बार राजपाल जी की बात सुन लें, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। रवि आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, जरा भेजे का परिचय दीजिए। जी राजपाल जी कंटिन्यू रखें आपकी बात। तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़कर और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया, इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज आप देखेंगे कल भी कांग्रेस का एक मंत्री आलमगीर, उसके यहाँ से 31 करोड़ रुपए पकड़ने का काम हमारी सरकार की संस्थाएं जाके करती है। केजरीवाल जैसे भ्रष्ट शिरोमणि को जेल में भेजने का काम हमारी ही सरकार करती है। कई सारे ऐसे उदाहरण है इस देश के अंदर। ये इतना पोषित कर रखा था कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को कि कांग्रेस के ही नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि वो 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो हितग्राही तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जाते हैं, 85 पैसे उनके कांग्रेस के दलाल रस्ते में खा जाते हैं। उसको बंद करने का काम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से मोदी जी ने करा। आज 1 रुपया मोदी जी क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक में वो 1 रुपया पूरा का पूरा हितग्राही को मिलने का काम होता है। हमने हितग्राही योजना चलाई, उसमें कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की। अगर प्रधानमंत्री आवास अगर अल्पसंख्यक को मिलेगा तो बहुसंख्यक को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर अल्पसंख्यक को मिल रही है तो बहुसंख्यक को भी प्राप्त हो रही है। अगर आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज बहुसंख्यक को प्राप्त कर पा रहा है तो अल्पसंख्यक को भी मिल रही है। यह संतुष्टिकरण, इसी को संतुष्टिकरण कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सबको साथ में लेकर सबको संतुष्ट करने का काम सरकार का होता है। वो काफी हद तक हम करने में सफल हुए। आज हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण करने का काम हमने किया है, गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया है। आज देखेंगे आप कोविड के समय में हमने इलाज, दवाई, अनाज से लगाकर तो तमाम अस्पतालों में सुविधाएं देने का। राजपाल जी, रवि परमार जी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उनकी बातें। कोविड काल के दौरान की बातें अच्छी नहीं लगती। जब कोविड काल चल रहा था तो जो बीफ से परहेज करती है वो मीट कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा लेती है। कोविड काल के दौरान 2020 और 2021 में कोविड काल चल रहा था, उस दौरान आपकी पार्टी ने मीट कंपनियों से चंदा लिया। 2 कंपनियां मीट की, उनसे चंदा लिया। आप मीट बैन करने की बात करते हो, लेकिन
आज 20 कंपनियों से आपकी पार्टी चंदा लेती है। आप बात करते कोविड की, आज कोरोना वैक्सीन की वजह से आप कुछ भी क्या ऑन रिकॉर्ड सीबीआई के बोर्ड में सामने आया है। कंपनी का नाम बताऊं, कंपनी का नाम बताता हूं आपको, फिगोरिया कंवर्ट करके कंपनी है, उससे आपने करोड़ों रुपए का चंदा लिया। तो आप मैं जो सत्य था वो बता रहा हूं, मैं आप सत्य का स्वीकार कीजिए। आपको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पर्ची मिली है झूठ बोलने की, वो मत बोलिए, सच्चाई स्वीकार करिए। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आपकी पार्टी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया कोविड काल में, वहीं हमारे विपक्ष के नेताओं ने पूरे कोविड काल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। वहीं आप बात करिए, देखिए बात करिए कोरोना वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन लेके आए थे। आज कोरोना वैक्सीन की वजह से आपने देखा कि कितनी घातक बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक की शिकायत, आज युवा हार्ट अटैक से मर रहा है, माइग्रेन की समस्या। तो जो कोविड वैक्सीन जीवन दान के लिए लाए थे मोदी जी, वो आज जीवन का हरण कर रही है। आप देखिए जिस तरह से कोविड वैक्सीन का दुष्परिणाम सामने आया है, तो आपने जल्दबाजी में मोदी आप दोनों की बात सुन ली मैंने, आप दोनों की रवि परमार जी, राजपाल जी, आप दोनों की बात सुन ली। रवि अवस्थी जी, आप सुन ही रहे दोनों को, क्या कहना चाहेंगे आप? इरम बात यही है दोनों प्रवक्ता की किसकी शर्ट ज्यादा दागदार है, यही बताने की कोशिश हो रही है। मतदाता बहुत समझदार है, वो जानता है, उन्होंने 54-55 साल कांग्रेस का शासन भी देखा है। कई मतदाताओं ने, खैर कुछ तो युवा हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क मतदाता बेहतर तरीके से जानता है। और अब ये तो खैर दावे प्रति दावे इनके आरोप प्रत्यारोप हैं। सवाल वही है कि कौन स्थायी मजबूत सरकार दे सकता है, तो वो मतदाता को तय करना चाहिए और मतदाता करता भी है। देखिए आप लगातार अब जहाँ तक ये जो आरोप हैं, अब इसमें तो ठीक है भाई, अपने अपने दावे, अभी तो ये तो कल तक परसों तक खूब आपने सब मंचों से कहे, आज तो बारी मतदाता की है रम, और वो फैसला करेगा क्या करना है। बिल्कुल। रवि परमार जी, आप जैसे कि जिक्र है यहाँ पे कर रहे थे ऑन रिकॉर्ड कई चीजों के बारे में, अगर हम बयानबाजियों की बात करें और दल बदल की राजनीति की बात करें, तो क्या लगता है आपको, क्या ये उचित था? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वोटिंग परसेंटेज में असर तो पड़ा है। देखिए जिस तरह से पूरे देश में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र का हरण कर रही है, लोकतंत्र का इंदौर में हमने देखा कि सीधा सीधा तरीके से अपहरण किया गया। एक कांग्रेस के प्रत्याशी को नामांकन वापसी के अंतिम दिन किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय और उनके विधायक मेंदोला वो लेकर जाते हैं और नामांकन वापस करवा देते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं, उनके 17 साल पुराने केस में धारा बढ़ा दी जाती। ऐसी स्थिति हमने देश में कई जगहों पर देखी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है, प्रशासन का गलत उपयोग कर रही है और पूरी तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, जिनके सांसद कहते हैं कि हमें संविधान को बदलना है, संविधान में संशोधन नहीं करना, संविधान बदलना ही है उनको, तो उनको 400 पार सीट चाहिए। तो जो संविधान बदलने की बात करता है सांसद, उसके पक्ष में जाकर मोदी जी प्रचार करके कहते हैं कि इनको प्रचंड बहुमत से जिताइए। तो मोदी जी आपको शर्म आना चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री है और देश के संविधान बदलने की अगर कोई बात करता है तो उसको आपको पहले तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करना था और आपकी उसको दूसरी बार आपको प्रत्याशी नहीं बनाना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह साफ चेहरा सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी हुई है और देश की जनता देख रही है पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खरीद फरोख्त करती है, किस तरह से डरा धमका कर दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो इससे देश में क्या सिद्ध होगा? एक विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन विपक्ष इससे कमजोर नहीं होगा, इससे और मजबूत होगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से विपक्ष के साथ में होगी, क्योंकि जनता इसका पुरजोर विरोध करती है और जनता कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी नेता दल बदले। राजपाल जी, दल बदल की राजनीति का ठीकरा आपके ऊपर फोड़ दिया है इन्होंने, तो यार इनका इनसे समझ नहीं रहा है तो आरोप पड़ोसी पे लगा रहे हैं। देश पे इमरजेंसी जैसा काला अध्याय थोपने वाले, लोकतंत्र सेनानियों को जेलों में ठूसने वाले, इमरजेंसी, और इस वजह से इमरजेंसी के इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था। उसमें देश को इमरजेंसी का दंश देने वाले आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? देश को 370 जैसा एक
कानून जिसके तहत देश के टुकड़े करने की षड्यंत्र की बुआ, इसके अलावा आपको देश की जनता की पीड़ा तो दिखती नहीं है। अरे भाई रवि सुनो ना यार, तुम बीच में बोलते हो, समझ में नहीं आता तो है? झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच्चाई बोलिए ना, जो जनता को चाहिए। आज सुन रहे रवि परमार जी, हम सुन लेते हैं राजपाल जी की सामान्य बात। शिष्टाचार ये कुछ सुनना नहीं है। चलिए राजपाल जी कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था हम्म, कि देश के ऊपर 370 धारा जैसी एक व्यवस्था देने वाले, जिसके तहत एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान की व्यवस्था करने वाले कांग्रेस के लोग इस मुंह से लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे, हमसे बात करेंगे। अरे हमने तो इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उस इमरजेंसी के दौर में भी हमारे हजार लोग जो है जेल में ठूस दिए गए, तो जेल में सत्याग्रह करते रहे। अंग्रेज के बाद कांग्रेस ने देश के अंदर इस प्रकार का दमनकारी नीति करने का काम किया था। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत देश के 2 टुकड़े करने की बात करने वाली कांग्रेस आज जनता खंड भारत बनाने की ओर जब हम अग्रसर है, इनके पेट में दर्द हो गई थी। अब हम जब राम मंदिर की बात करते हैं तो ये राम जी के अस्तित्व को नकारते। 10 सितंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे एक हलफनामा पेश करते हैं और उस हलफनामे में ये लिखते हैं कि राम जी हो ही नहीं, राम रावण युद्ध हो ही नहीं, सीता हरण हो ही नहीं, रामायण कल्पनिक है। इस प्रकार की बात करने वाले लोग आज चुनाव आए तो राम राम कर रहे हैं। ये मुंह में राम और बगल में छुरी वाले कांग्रेस ही जनता आपको देख रही है। आपको जब अवसर मिला आपने लोगों को नहीं किया कुछ भी। आपको जब अवसर मिला तो आप 70 साल 60 साल इस देश को इंतजार करना पड़ा। देश की जनता को भी शौचालय कब बनेंगे, तो शौचालय तब बनेंगे जब गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बनेगा। दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के बाद में 2013 तक देश की जनता को इस बात का इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और माता बहनों को ओडीएस के तहत जो है खुले को शोक से मुक्ति मिलेगी और उनके लिए शौचालय निर्माण होगा। शर्मिंदा थी कांग्रेस को। अरे 19,000 गांव में बिजली नहीं थी। 2013 के बाद में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में, पूरे देश में विद्युतीकरण हुआ है। 19,000 गांव अभी भी मेरे ढोने को 2013 के पहले तक। और ये बात करते हैं, इनके नेता कहते हैं भ्रष्टाचार, इनके ही नेता है, भ्रष्टाचार का आरोप इनके नेताओं पे लगाते थे। भ्रष्टाचार चलिए अब आप रवि परमार जी सुन लेते हैं। राजपाल जी रवि परमार जी सुन लेते हैं। राजपाल जी, आज हमने डीपीडी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, जनधन खातों के तहत लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। हमने उनको 1 रुपया जो मोदी जी देते हैं इस गरीब को 100 रुपये में चला सके, इसकी व्यवस्था देने का काम किया है। इस मुद्दे पर आके हमसे बात करेंगे जो गले गले कोटालों में डूबे हुए कांग्रेस के लोग। ठीक है राजपाल जी। रवि जी आप बोलिए। ठीक है राजपाल जी सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली। अब आपकी बात का जवाब मैं रवि जी से ले लेती हूँ। रवि जी बोलिए। देखिए, जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया, तो इनसे पूछिए कि इनके प्रधानमंत्री और इनके बड़े नेताओं ने डिग्री किस स्कूल से ली, किस कॉलेज से डिग्री ली, वो स्कूल कौन सी सरकार ने बनाए थे, ये इनको देखना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है स्कूलों की कि 24 लाख छात्र छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। ये अभी के आंकड़े हैं 1 महीने पहले के। और बात करते हैं ये स्कूल शिक्षा की, इनको शिक्षा नहीं दिखाई देता, इनको स्वास्थ्य नहीं दिखाई देता, इनको बेरोजगारी नहीं दिखाई देती, इनको महंगाई नहीं दिखाई देती, इनको दिखाई देता राम मंदिर। और राम मंदिर के नाम पे ये वोट बटोर रहे हैं। तो भगवान श्री राम तो सबके आराध्य, हमारे भी आराध्य, हम भी राम की पूजा करते हैं, ये भी राम की पूजा करते हैं। हमारे राम और इनके राम अलग नहीं है, सबके राम एक हैं। और राम जी ये देख रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पे किसने वोट मांगे थे? कर्नाटक की जनता ने बजरंगबली का नाम पे जिसने वोट मांगे थे उसको पूरी तरह से नकार दिया। तो देश की जनता जानती है, आप धर्म जाति और इनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश ना करें। और बात करते हैं कि 60 सालों में क्या किया कांग्रेस ने। जिन कंपनियों का इन्होंने निजीकरण किया, जिन रेलवे का इन्होंने निजीकरण किया, जिन एयरपोर्टों का इन्होंने निजीकरण किया, वो कांग्रेस की देन थी। आज बीएचएल जैसी बड़ी कंपनियों का इन्होंने निजीकरण कर दिया, कई रेलवे स्टेशनों का निजीकरण कर दिया। तो जो ये कांग्रेस की देन थी ना, ये तो कांग्रेस ने बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी उसका निजीकरण करके करोड़ों युवाओं का रोजगार छीन रही है। कोविड काल के दौरान रोजगार छीना। जी समय का अभाव है, रवि अवस्थी जी से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। रवि अवस्थी जी बताया। देखिए इरम, मेरा तो यही है कि कौन स्थायी और मजबूत सरकार दे सकता है, मतदाता को उसका फैसला करना चाहिए। अगर आप देखें, अगर मान लीजिए इस समय गठबंधन और दूसरा एनडीए 2 के बीच में मुकाबला है,
लेकिन देखना ये चाहिए कि इंडी गठबंधन का, अब देखिए रवि परमार जी बैठे हैं, कांग्रेस तो खुद ही 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कई जगह कई राज्यों में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कल को अगर मान लीजिए सत्ता में आ भी जाते हैं तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसके खिलाफ रहेगा, नहीं रहेगा, कितने दिन सरकार चलाएगा, कौन बेहतर सरकार चला सकता है। तो तमाम मुद्दों को विचार विमर्श करके मतदाता को अपना फैसला करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मतदाता बहुत समझदार है, वो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए कि कौन स्थायी और मजबूत सरकार दे सकता है उसका फैसला करेगा। चले, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, रवि परमार जी आपका भी और राजपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग। शिवराज सिंधिया, दिग्विजय समेत 127 प्रत्याशी मैदान में। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट। सबकी नजरें राजगढ़, गुना और विदिशा सीट पर। तो तीसरे चरण का